सो हे गाइस, जे डायनेस्टी सीजन 2 के इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि राइटर्स पाथ के तीनों ही ग्रुप्स के लोगों की फाइट हो गई होती है यू यांगजी के साथ में। लेकिन यू यांगजी भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं होता, क्योंकि वो अकेले ही किंग सेक्ट के इतने सारे डिसाइपल्स के साथ में फाइट कर रहा था। जहां पर फिर लूशी को मौका मिल जाता है अपनी डिवाइन थंडर को यूज करने का, और उसका ये अटैक यू यांगजी को उसकी औकात याद दिला देगा। तभी बिल्डर शाओ अपने सभी के सभी साथियों से कहते हैं कि जब तक लूशी अपने अटैक को प्रिपेयर कर रही है, हम सभी लोगों को अपनी पूरी कोशिश करनी है कि ये यू यांगजी यहाँ से भाग ना पाए। यू यांगजी कहता है कि लेकिन बच्चों, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उसकी जो फॉर्मेशन होती है वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर अटैक करने वाले सभी के सभी बंदों को पछाड़ते जा रहा था। जिस मोमेंट पर तभी जिंगियो अपने हेवनली ड्रैगन की पावर को यूज करता है ताकि वो यू यांगजी को थोड़े से और समय के लिए फंसा कर रख सके। जिस मोमेंट पर फिर तभी फाइनली एक्टिवेट हो जाती है लूशी की थंडर फॉर्मेशन, और इसका जो उसने अटैक यू यांगजी के ऊपर किया होता है, इसकी वजह से सच में वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो रहा था और उसकी हालत भी खराब हो रही थी, जिसकी वजह से फिर यू यांगजी खुद को बचाने के लिए अपनी एक ऐसी फॉर्मेशन को यूज करने लगता है कि उसकी वजह से यू यांगजी को भी बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। लेकिन लूशी अभी भी रुकने वाली नहीं थी और वो मल्टीपल फॉर्मेशंस का यूज भी करती है, जिसकी वजह से वो इस आसमान की सारी बिजली को हिट कर देती है यू यांगजी से। जिस अटैक से वो खुद को बचाने के लिए भले ही अपनी फॉर्मेशन को यूज कर रहा था, तो इसकी वजह से हमें चारों तरफ ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग देखने को मिल रही थी, जो कि यू यांगजी से ज्यादा आसपास के लोगों की हालत को खराब कर देते हैं। अपने इस अटैक को करने के बाद लूशी एटीट्यूड दिखाती है कि उसने अकेले ही उसकी हालत खराब कर दी, और वाकई में यहाँ पर हुआ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि अब जैसे ही ये लोग यू यांगजी के सामने पहुंच जाते हैं, तो यू यांगजी कहने लगता है कि आज की इस हार का बदला तुम लोगों को भविष्य में इससे भी 100 गुना ज्यादा मुझे देकर चुकाना होगा। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चला भी गया था। ब्रदर ली उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, तो ब्रदर शाओ उसको रोक लेते हैं, क्योंकि इससे आगे तो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा होगा। इसीलिए फिर वो दोनों ही एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए। जहाँ पर फिर तभी उन लोगों के पास में आ जाती है लूशी। इसके सभी साथियों को केवल इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार उन लोगों ने चेन शिंग टांग के लीडर को हरा ही दिया। लेकिन ब्रदर शाओ कहते हैं कि हमें डीमनिक कल्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कल्ट हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और इस फाइट को बड़े ही गौर से देखे जा रहा था शाओफैन, जिसको ये पता चल चुका था कि अब यू यांगजी हार चुका है और वो जरूर से जाएगा स्वैम्प्स की तरफ। जिसके बाद फिर हमें यू यांगजी की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उनके कमांडर को देख पाते हैं जिसका नाम है मैंगजी। और ये सारे के सारे बंदे अपने मास्टर यानी कि यू यांगजी का ही इंतजार कर रहे थे, जो कि मैंगजी के सामने बहुत ही बुरी कंडीशन में आता है। मैंगजी कहने लगता है कि हॉल मास्टर, आपके साथ में ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि यू यांगजी तो इन सभी लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर है। यू यांगजी अपने सभी के सभी साथियों से कहता है कि चिंता मत करो, ये इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जितना कि तुम लोग इसके बारे में सोच रहे हो। इसीलिए फिर मैंगजी कहता है कि जाओ और सभी के सभी जल्दी से जाकर आराम करो, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी कई सारे कामों को अंजाम देना है। लेकिन वाकई में यू यांगजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसीलिए वह मैंगजी से कहता है कि अब हम लोग ज्यादा समय तक फाइट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें जल्दी से वेस्टर्न स्वैम्प्स की तरफ जाना होगा और उन ट्रीजर्स को प्राप्त करना होगा जिसके लिए ये सभी यहाँ पर आए हैं। मैंगजी कहता है कि लेकिन अभी हमारी सेना की हालत उतनी अच्छी भी नहीं है। तो यू यांगजी कहता है कि लेकिन हमारे पास में इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है, कि मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। कि इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मुझे अपने ब्लड स्पेल को तक यूज करना पड़ा है, और उसी के बैकलेस की वजह से मेरी ऐसी हालत हुई है कि यू यांगजी का कल्टीवेशन काफी बुरी तरीके से गिर चुका था, और अगर अब हमने जरा सी भी गलती की तो हम लोग पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को अपनी पूरी कोशिश करनी होगी उस रेयर ट्रीजर को प्राप्त करने की, जिसके बाहर निकलने के हल्के हल्के एहसास उन सभी लोगों को दिखाई देने लगे थे। इसीलिए फिर मैंगजी कहता है कि ठीक है, मैं इसको करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर आराम कीजिए, मैं सबसे पहले आगे जाकर देखता हूँ। और मैंगजी के यहाँ से जाते हैं यू यांगजी थोड़ा सा अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देने लगता है, जिस मोमेंट पर वो सभी के सभी सिपाही देखते हैं कि अब उन लोगों के चारों तरफ ही एक बहुत ही अजीब सा पॉइजन फैलने लगा है, जिससे कि फिर यू यांगजी तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है, जरा मेरे सामने आओ। लेकिन अभी तक उन लोगों के सामने कोई भी नहीं आया था, बल्कि पॉइजन और भी ज्यादा बढ़ रहा था। यू यांगजी कहने लगता है कि मुझे मैंगजी के बारे में बताओ कि आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो सभी के सभी काफी देर तक देखते रहते हैं कि कोई तो उनके सामने आए, जहाँ पर उन लोगों को किसी की आवाज आती है, अंकल यू यांगजी, क्या आप यहाँ पर अपने साथी मैंगजी को ढूंढ रहे हो? लेकिन वो तो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, जिससे कि यू यांगजी कहता है कि किन वो यान अब मेरे सामने
आ जाओ, जो कि यहाँ पर बांसुरी बजाते हुए उसके सामने आ जाता है। यू यांगजी को यह लग रहा था कि शायद यही बंदा इस पॉइजन को फैला रहा है। वो यान कहता है कि अंकल यू यांगजी, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, क्योंकि आप तो मेरी आवाज को काफी दूर से ही पहचान लेते हो। जिससे कि यू यांगजी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पॉइजनस हो चुके होगे, यहाँ तक कि तुम इतने ज्यादा गिर जाओगे कि अपने ही होली रिलीजन के साथियों को नुकसान पहुंचाओगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इसकी वजह से इविल किंग तुम्हें जान से मार देंगे? जिससे कि वो यान कहता है कि अंकल, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा भी क्राइम हो सकता है, जिसके बारे में वो यू यांगजी से नहीं बल्कि गोल्डन फेरी यानी कि पिंगर से पूछ रहा था। जिससे कि यू यांगजी कहता है कि यानी कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो। जहाँ पर फिर तभी आ जाती है ब्यूटीफुल लेडी पिंगर, जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस और इल्यूजन बनाने में माहिर होती है, जिसके जाल में यू यांगजी के काफी सारे सिपाही भी फंसते जा रहे थे, क्योंकि उसकी ब्यूटी और आंखों में इतना ज्यादा जहर होता है कि यू यांगजी तुरंत ही अपने साथियों को रोकता है कि उसकी आंखों में भूल कर भी मत देखना। जिससे कि फिर वो तुरंत ही सारे के सारे साथी बेहोश भी हो चुके थे। गोल्डन फेरी अब इसके बाद आती है अंकल यू यांगजी के सामने और कहती है कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए, क्योंकि मैं इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपने ही मेरे काफी सारे डिसाइपल्स को जान से मार दिया और उसका सारा का सारा इल्जाम लगा दिया वांडू सेक्ट के ऊपर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और हम दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर दें। आपने योजना तो काफी अच्छी बनाई थी, लेकिन आप इसमें फेल हो गए, क्योंकि आप जितना खुद को होशियार समझते हो उतने हो नहीं। जिसके बाद अब यहाँ पर एंट्री होने वाली होती है शाओ फैन की, लेकिन यहाँ पर एंट्री करते हुए वो यूज कर रहा था अपने ब्लड डीमन आर्ट को, और ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उसके चलने मात्र से ही यू यांगजी के काफी सारे सिपाही मारे जा रहे थे। शाओ फैन कहता है कि क्या खूब कहा गोल्डन फेरी, और हम देखते हैं कि शाओ फैन यहाँ पर अपनी ब्लड सकिंग स्टिक की मदद से यू यांगजी के सिपाहियों की बॉडी से उनका सारा का सारा ब्लड सक कर रहा था, जिससे कि देखने में ये ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। शाओ फैन यू यांगजी के कई सारे सिपाहियों की गर्दन तो इस तरीके से तोड़ता है जैसे कि वो उसके लिए कुछ भी ना हो, और जैसे ही यू यांगजी शाओ फैन को अपनी आंखों के सामने देखता है, वो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम तीनों की तीनों एक साथ ही हो गए हो और तुम लोगों ने प्लानिंग बनाई एक साथ होकर मुझसे निपटने की। मेरे लिए ये तो कितने गर्व की बात है कि मैं तुम तीनों को ही साथ में ला दिया। तुम लोग ऐसा ही काम कर रहे हो जैसे छोटे मोटे कीड़े मिलकर अपने इलाके के किसी खूंखार शिकारी को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वो यान इन सभी बंदों के चारों तरफ ही अपने पॉइजन को फैलाने लगता है, और फिर वो उसके सभी के सभी साथियों से कहता है कि तुम लोग इस बात को जानते हो कि अब तुम्हारे हॉल मास्टर की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसीलिए जो भी यहाँ से सबसे पहले निकल जाएगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। जैसे कि कुछ सिपाही तुरंत ही सरेंडर करने के लिए बाहर की तरफ आने लगते हैं। जब और भी कई सारे सिपाही बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो यू यांगजी कहता है कि तुम कायरों को शर्म आनी चाहिए कि तुम सभी के सभी मेरे साथी होकर अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को जाने देता है कि कम से कम उसके कुछ साथियों की तो जान बच ही सके। इससे कि ये सभी के सभी न्यू जनरेशन के डीमन कल्ट के सिपाही भाग जाते हैं। यू यांगजी कहता है कि कुछ भी कहो, लेकिन मुझे यह बात तो माननी पड़ेगी कि हर रिलीजन की न्यू जनरेशन के पास में उनका एक अलग ही टैलेंट है। मैं भले ही बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मेरी भी उम्र सैकड़ों साल है और अपनी खुद की ताकत के दम पर आज तक मैं जिंदा हूँ। भले ही मेरी गलती की वजह से मेरा चेंशिंग टांग खत्म हो गया, और अब क्योंकि मेरे पास में यहाँ से जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो फिर मुझे अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी तुम लोगों को हराने में। शाओ फैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी आप तो सीनियरिटी में हम लोगों से आगे हो, लेकिन अगर आप हमारे घोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आकर मेरा क्या ही होगा। इसीलिए उन तीनों ने ही इसको यहीं पर खत्म करने का ही प्लान बना लिया था, जिससे कि वे तीनों के तीनों बढ़ने लगते हैं यू यांगजी को मारने के लिए। लेकिन यू यांगजी भी यहाँ पर दोबारा से अपनी उसी फॉर्मेशन को ही यूज करने लगता है, और जैसे ही यहाँ पर लोगों के बीच में फाइट होने वाली थी, तो फिर इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है राइट स्पाथ के सभी डिसाइपल्स को, जहाँ पर वो लोग इतने बड़े बैटल के बाद में आराम करने के लिए बैठे हुए थे। जहाँ पर तभी हम लोग देख पाते हैं बुल्दर शॉन्ग को, जिनके पास में तभी वहाँ पर आ जाते हैं मिस वैन। वो कहती हैं कि मुझे देखने दीजिए कि आपको कहाँ पर चोट आई है, लेकिन बुल्दर शॉन्ग मिस वैन से कहते हैं कि रहने तो ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही इस चोट के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत है। वैसे भी मैं किंग इंसेक्ट का डिसाइपल हूँ, इसीलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने मरते दम तक इस दुनिया की सेवा करूँ। मेरे शरीर की चाहे सारी हड्डियां ही क्यों ना टूटी हुई हो, तब भी मैं अपनी आखिरी सांस तक डीमन से लड़ूंगा और अपनी दुनिया को बचाऊंगा, जिसके बदले में फिर चाहे मेरा कितना ही खून क्यों ना बह जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, फिर भी मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूलूंगा। लेकिन मिस वैन यहाँ पर उसका कोई भाषण सुनने के लिए नहीं आई थी। वो कहती हैं कि तुम हमेशा बेवकूफी रहोगे। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है लूसी के पास में, और कहने लगती है कि शॉन्ग तो एक नंबर का बेवकूफ है, वो किसी की फीलिंग्स को समझता ही नहीं है कि आखिर सामने वाला बंदा क्या चाहता है। जैसे कि फिर लूसी कहने लगती है कि सीनियर, आप काफी समय पहले मिंग टोंग
वांग फैमिली में रहा करते थे, इसीलिए आपको ब्रदर शॉन्ग को थोड़ा सा तो समझना चाहिए। मिस वैन कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसे कम से कम थोड़ा सा तो मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए। मैंने सुना था कि जो मास्टर टियान है वो हमेशा ही लेडी सू की केयर किया करते थे और हमेशा उनके साथ में रोमांटिक भी रहा करते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि आखिर उनका डिसाइपल इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि जिसको लव की साइन लैंग्वेज आती ही ना हो। लेकिन ब्रदर शॉन्ग काफी अच्छे तरीके से मिस वैन के बारे में जानते हैं। वो केवल उनके सामने बेवकूफ बनने की ही कोशिश करते हैं, जिससे कि लूशी कहने लगती है कि हाँ ये सारे के सारे डाजू फैंग वाले ऐसी ही हरकतें करते हैं और वो याद कर रही होती है शा फैन को। वो कहती है कि लेकिन डाजू पीक वाले सारे के सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रदर ली, ब्रदर शाओ और ब्रदर धर्मा तीनों ही बातें कर रहे थे और वो लोग ये कहते हैं कि अब चेंशन टांग उन लोगों के सामने कोई भी मुसीबत को खड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि हमें काफी ज्यादा समय हो चुका है उस ट्रीजर को ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिससे कि ब्रदर ली कहते हैं कि क्या आप स्वयं के अंदर जाना चाहते हो उस ट्रीजर के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर वो कब बाहर आएगा। लेकिन तभी ब्रदर धर्मा ये बताते हैं कि वो सारी की सारी जगह बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस से भरी हुई है, आप लोगों के लिए चाहकर भी वहाँ पर एंटर करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। यहाँ तक कि मैंने तो वहाँ पर रहने वाले एक ब्लैक मॉन्स्टर टूबू के बारे में भी सुना है, जो कि हम सभी के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। जिससे कि फिर ब्रदर शाओ इसके लिए एक स्ट्रेटेजी को बनाने लगते हैं कि जो ज्यादातर डिसाइपल्स होंगे वो सारे के सारे बाहर की तरफ उसको ढूंढेंगे, लेकिन जितने भी सबसे ज्यादा ताकतवर डिसाइपल्स होंगे उनमें से कुछ जाएंगे उस पॉइजनस एरिया के अंदर। जिसके बारे में उन दोनों से पूछते हैं कि आप लोगों को इसके लिए क्या लगता है, और इसी प्लानिंग को फॉलो करने के लिए वो सभी के सभी लोग तैयार भी हो चुके थे। इसके बाद अब हमें उन तीनों को ही दिखाया जाता है जिन्होंने फाइनली यू यांगजी का खेल हमेशा के लिए ही खत्म कर दिया था। वो यान कहता है कि अब अंकल यू यांगजी यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकेंगे, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर यू यांगजी को जमीन में ही मिला दिया था। जहाँ पर तभी उन तीनों के बीच में एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है और फिर उसी मोमेंट पर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसका उजाला यहाँ पर चारों तरफ ही फैलते जा रहा था और उसके अंदर से निकलने वाली पावर वेव्स भी चारों तरफ ही फैल रही थी और सबको ये खबर दे रहे थे कि फाइनली वो रेयर ट्रीजर बाहर आने वाला है। इसीलिए फिर वो यान अपने दोनों साथियों से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए अब हम लोग एक दूसरे से बाद में मिलेंगे। इसीलिए फिर गोल्डन फेरी तुरंत ही अपने रास्ते पर जाने लगती है। वो यान उन दोनों से ही कहता है कि हो सके तो जंगल के बीच में मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाना, क्योंकि मे भी हमें आने वाले टाइम में इन लोगों के बीच में फाइट भी देखने को मिल सकती है। जिसके तुरंत ही बाद फिर शा फैन भी यहाँ से जाने लगता है अपने साथियों के साथ में, और जब शा फैन एक जगह पे बैठा हुआ था तो फिर तभी उसके पास में आता है उसी का एक साथी। जैसे शा फैन ये कह रहा था कि तुम लोगों को छुपते छुपाते नजर रखनी चाहिए उन दोनों ही बंदों के ऊपर, क्योंकि मैं वो यान और पिंगर के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकता। तो वो बंदा बताता है कि ठीक है, आप जैसा कहो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी हाल ही में हमारे मेन हॉल से एक रिपोर्ट आई है, जो दो सेक्ट है अजूरे ड्रैगन और सुजाकू थोड़े ही समय में इसी वेस्टर्न स्वैम्प्स की तरफ आने वाले हैं। जिससे कि शा फैन कहता है कि ठीक है, लेकिन इस मैटर के बारे में और किसी को मत बताना, तुम वैसे ही अपना काम करना जैसे कि तुम नॉर्मली करते हो। जिसकी बात को मानकर वो बंदा तुरंत ही यहाँ से चला भी जाता है और उसी के पीछे एक पत्थर पर बैठा हुआ देख पाते हैं हम लोग वाइल्ड डॉग को, जो कि अभी भी शा फैन का ही पीछा कर रहा है। इसीलिए फिर शा फैन उससे कहता है कि मेरा पीछा मत करो, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद फिर शा फैन यहाँ से गायब भी हो चुका था। वाइल्ड डॉग कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, मेरी जहाँ पर मर्जी करेगी मैं वहाँ पर जाऊंगा। लेकिन वाकई में वो यहाँ से वापस भी लौटने लगा था। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि राइट पाथ के सभी पावरफुल डिसाइपल चले जा रहे थे पॉइजन जंगल के अंदर उस ट्रीजर को ढूंढने के लिए। साथ ही साथ ये लोग यहाँ पर आते ही अपनी अपनी डायरेक्शंस को भी बदल लेते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं वही लोग ही यहाँ से आगे बढ़ने वाले थे, जिसमें सबसे आगे होते हैं ब्रदर शाओ और लूशी, क्योंकि इसके बाद से यहाँ से बहुत ही ज्यादा पॉइजनस एरिया स्टार्ट हो रहा था। इसीलिए ब्रदर शाओ कहते हैं कि अगर आप लोगों को खुद को बचाना है तो इस पॉइजन से बचने की जिम्मेदारी सभी की अपनी अपनी होगी। इसीलिए फिर तुरंत ही ये सारे के सारे लोग अपने अपने चारों तरफ ही एनर्जी शील्ड को बना लेते हैं और बढ़ने लगते हैं उसी पॉइजनस एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े से बड़े डेमोनिक बीस्ट भी जिंदा नहीं रह सकते केवल और केवल इस पॉइजन की वजह से। ब्रदर ली यहाँ पर एक छोटी सी निशानी को छोड़कर अंदर बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सारा का सारा पॉइजन उस नए ट्रीजर के आने की वजह से फैल रहा था, जिसकी वजह से डेफिनेटली उसको ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी साबित होगा। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है शा हुआन और उसके ग्रैंडपा को, और वो ये कह रहे थे कि इन दिनों तो डीमंस की पावर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है, खासकर इस बार तो ये रेयर ट्रीजर इस दुनिया में आने वाला है। अब ये किसके हाथ में लगेगा और किसको कितनी ताकत मिलेगी ये तो किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं इसकी वजह से हमारी इस दुनिया को किसी डिजास्टर का सामना ना
ना करना पड़े। लेकिन शाओहान को तो चिंता हो रही थी अपनी सिस्टर पिंगर की। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि उसके बारे में छोड़ो, पहले खुद को बचाने के बारे में सोचो, क्योंकि वो तो खुद को बचा लेगी लेकिन तुम नहीं बचा पाओगी। जहाँ पर तभी शाओहान को अपनी आंखों के सामने नजर आता है वाइल्ड डॉग, जो कि इसी तरफ ही चला आ रहा था। लेकिन वो जैसे ही देखता है शाओहान को, वो तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है, जिससे कि शाओहान उसको रोकती है और कहती है कि जरा मेरी बात को तो सुनिए, क्योंकि वो असल में वाइल्ड डॉग को उसके छाते को वापस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा भी करती है उस दिन हेल्प करने के लिए, और उसको गुड बाय करके यहाँ से जाने भी लगी थी। लेकिन ये नजारा देखकर वाइल्ड डॉग को बहुत ही ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि वो है तो एक डीमन कल्ट का बंदा, लेकिन अब वो अच्छे काम करने लगा है। उसे इस बात का एहसास होता है कि किसी इंसान को मारने से बड़ा होता है किसी की हेल्प करना, इसीलिए वो भी यहाँ से शाओहान उसके ग्रैंडपा के पीछे ही जाने लगता है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है पॉइजनस स्वैम्प को, जिसके अंदर ये सभी के सभी पावरफुल डिसाइपल्स चले जा रहे थे। बुलडोग धर्मा उन सभी लोगों को समझाते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर लापरवाही करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उनमें से किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि स्वैम्प के अंदर कितने ज्यादा डेंजरस और डेडली बीस्ट हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसी मोमेंट पर उसी स्वैम्प के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस टोर्नेडोज निकलने लगे थे, जिनकी संख्या लगातार बढ़ते ही जाती है। देखते ही देखते यहाँ पर दर्जनों टोर्नेडो स्टार्ट हो चुके थे, जिससे बचते बचाते ये सारे के सारे डिसाइपल्स आगे बढ़ते हैं। बुलडोग शाओ कहते हैं कि सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए अपने अपने फॉर्मेशंस को बना लो, जिससे कि ये सभी के सभी मिलकर एक काफी बड़ी फॉर्मेशन को बनाते हैं और इन टोर्नेडो से आगे निकल जाते हैं। जिसके आगे निकलते ही बुलडोग ली कहते हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि ये टोर्नेडो काफी ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन हम तो काफी आसानी के साथ में आगे आ गए। जैसे कि बुलडोग शाओ कहते हैं कि बुलडोग ली अभी तक हम लोग मेन स्वैम्प के एरिया में एंटर नहीं किए हैं, इसीलिए आपको यहाँ के खतरों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर तभी लूसी को यहाँ पर एक बहुत ही बड़े डेडली बीस्ट की झलक दिखाई देती है, जिसके यहाँ पर आने से ही बहुत ही बड़े पैमाने की लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी होने लगी थी, क्योंकि अब इस बीस्ट ने उन सभी पर हमला करना भी शुरू कर दिया था, जो कि असल में एक इतना बड़ा डेडली स्नेक होता है जितने के साथ में लूसी और शाओफैन की फाइट लास्ट टाइम हुई थी। अब आखिर ये सभी के सभी लोग इस बीस्ट के साथ में कैसे निपटेंगे, ये हमें दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।